लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। आज का अखबार की शुरुआत उस खबर से जिस पर आज पूरी दुनिया की निगाहें हैं, नेपाल के हालात। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर पिछले 2 दिन में जो हुआ वो नेपाल की राजनीति और सामाजिक ताने बाने में बेमिसाल उथल पुथल है। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हठधर्मिता के विरोध में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। संसद, सुप्रीम कोर्ट, सिंह दरबार यानी पीएम ऑफिस, राष्ट्रपति और मंत्रियों के घर जल गए। काठमांडू के आसमान में काली धुआं की चादर और सुलगती इमारतें देश के गंभीर संकट की तस्वीर पेश कर रही हैं। आंदोलन इतना तीखा हो गया कि पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी को भीड़ ने जिंदा जला दिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी पर घर में घुसकर हमला किया गया। मंत्रियों को दौड़ा दौड़ाकर मारा गया। राजधानी समेत पोखरा और नेपालगंज में भी इसी तरह के हालात बने। युवाओं की ये बगावत सिर्फ सत्ता विरोधी नहीं बल्कि बरसों से जमा भ्रष्टाचार, नौकरियों की कमी और आक्रोश का परिणाम है। केपी शर्मा ओली ने भारी दबाव में राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया। कुछ देर बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया। कई मंत्री, सांसद, अफसर देश छोड़ चुके हैं। नेपाल की मीडिया जैसे काठमांडू पोस्ट और केपुर ने इस जनविद्रोह को अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बताया है। उनकी ओपिनियन में वर्तमान सत्ताधारी वर्ग युवाओं की शिकायतें सुनने और बदलाव की दिशा में ईमानदारी दिखाने में पूरी तरह नाकाम रहा। बालेन शाह काठमांडू के मेयर और पूरे आंदोलन के सिविल नेतृत्व का चेहरा बन चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया, सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी ने इसे दक्षिण एशिया की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ बताया। उन्होंने लिखा, नेपाल में हवा बदल रही है। जहां पुराना राजनीतिक मॉडल ध्वस्त हो रहा है और युवाओं की आवाज पल भर में सत्ता, कानून और व्यवस्था के सारे प्रतीकों को आग लगा रही है। भारतीय मीडिया ने भी इसे लेकर चेतावनी दी है। नेपाल की लोकतांत्रिक पड़ोस में इतनी तेजी से बदलाव भारत असित रिश्तों और सीमा व सुरक्षा पर दूरगामी असर डालने वाला हो सकता है। नेपाल में 2006 में राजशाही के खात्मे के बाद ऐसा बड़ा जन आंदोलन पहले कभी नहीं देखा गया। संसद, सुप्रीम कोर्ट, सिंह दरबार, राष्ट्रपति और नेताओं के घर एक दिन में जलना देश के लोकतंत्र, सत्ता और सामाजिक संतुलन के सबसे बड़े संकट की कहानी है। युद्ध और विप्लव के इस दौर में युवाओं की मांग है नई व्यवस्था, जिम्मेदार सरकार और भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल। आगे क्या होगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में इस साल न्यूयॉर्क में हो रही 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के बदलते माहौल, चुनौतियों और उम्मीदों को विस्तार से समझाया गया है। लेख के अनुसार इस बार की महासभा गाजा युद्ध, फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता, अमेरिका के घटते समर्थन और संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांगों के बीच हो रही है। खास बात यह है कि अमेरिकी प्रशासन ने फिलिस्तीनी अधिकारियों को बैठक के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया, जिससे वैश्विक मंच पर असंतोष है। वहीं फ्रांस और सऊदी अरब समेत कई देश फिलिस्तीन को मान्यता देने पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे दबाव और प्रतीकात्मक बदलाव की उम्मीद बन रही है। संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व के 80 साल पूरे होने के मौके पर सम्मेलन की थीम बेटर टुगेदर 80 इयर्स एंड मोर ऑफ पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स रखा गया है। लेकिन वित्तीय संकट और अमेरिका की तरफ से फंडिंग में कटौती के कारण संस्था के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस के सुधार प्रस्ताव भी अंदरूनी विरोध का सामना कर रहे हैं। लेख ये भी बताता है कि इस साल ग्लोबल साउथ यानी ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका जैसी देशों को संयुक्त राष्ट्र में ज्यादा भूमिका और दबदबे की तमन्ना है। वो न सिर्फ गाजा के मुद्दे और जलवायु परिवर्तन जैसे मसलों पर कार्रवाई चाहते हैं, बल्कि सुरक्षा परिषद में ज्यादा देशों को स्थायी सदस्य बनाने व बड़े सुधार की मांग कर रहे हैं। इतिहास में यूएनजीए कई बार बड़े बयान, बदलाव और घटनाओं के लिए चर्चित रही, लेकिन इस बार अमेरिकी वीजा पाबंदियों और संदिग्ध समर्थन के कारण भविष्य में संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक बैठक जेनेवा, वियना या नैरोबी जैसे दूसरे शहरों में भी हो सकती है। साफ तौर पर अल जजीरा का लेख ये दिखाता है
कि संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक कूटनीति बदलाव और चुनौती के दौर से गुजर रही है, जहां फिलिस्तीन, गाजा और ग्लोबल साउथ की आवाज अब पहले से ज्यादा मुखर और महत्वपूर्ण हो गई है। असली सवाल ये है कि क्या इन दबावों के बीच संयुक्त राष्ट्र अपना असर और एकजुटता कायम रख पाएगा या वाकई सुधार और बदलाव की नीति अपनाएगा। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि अब सोशल मीडिया पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बनाए फेक वीडियो, फोटो और गाने, जिसे प्रोपेगेंडा कहा जाता है, राजनीति का आम हिस्सा बन गए हैं। हाल ही में एंजेला रेनर जैसे नेताओं के एआई जनरेटेड रैप वीडियो लाखों व्यू और प्रतिक्रियाएं पा रहे हैं, जबकि असली लोग उसमें शामिल तक नहीं हैं। लेख समझाता है कि ट्रेंड मजाक या व्यंग के तौर पर शुरू जरूर हुआ, लेकिन अब इसकी पहुंच राजनीतिक प्रचार प्रसार और भावनाओं को भड़काने तक हो गई है। कई ऐसे फेक वीडियो बन रहे हैं जिनमें नेताओं के बयान, इमेज, घटनाएं या साक्षात्कार पूरी तरह नकली होते हैं और कई बार ऑनलाइन दर्शक भी असमंजस में पड़ जाते हैं ये असली है या मजाक। लेख में यह भी बताया गया है कि एआई प्रोपेगेंडा वायरल होने के पीछे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, लोगों की भावनाओं को भड़काने की क्षमता और प्लेटफॉर्म्स द्वारा कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे देने की नीति काम कर रही है। इस वजह से सस्ते, विवादित और भड़काऊ फेक कंटेंट बड़ी तेजी से फैलते हैं। ईमानदार जानकारी पीछे रह जाती है। रिपोर्ट का सार है कि भविष्य में ऐसे एआई फेक वीडियो और इमेज ही चुनावी राजनीति, प्रचार और आम बातचीत का नया सामान्य बन जाएंगे। प्लेटफॉर्म जब तक गुस्सा, भावनात्मकता और सनसनी को बढ़ावा देते रहेंगे, लोकतंत्र को फेक कंटेंट और भावनात्मक उन्माद से नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सीधे सीधे अंदाज में कहें, द गार्जियन का लेख सतर्क करता है, अब राजनीति, सोशल मीडिया और सूचना का खेल बदल गया है और सच झूठ को पहचान पाना और मुश्किल होने वाला है। द प्रिंट में प्रकाशित लेख में बांग्लादेश के हिंदू समुदाय की भयावह स्थिति और भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की समय सीमा बढ़ाए जाने के फैसले के असर को विस्तार से समझाया गया है। लेख के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। उनके नेता या तो जेल में हैं या छुपे हुए हैं और जो पत्रकार या एक्टिविस्ट उनकी आवाज उठाते हैं वो अपनी नौकरी खो रहे हैं या संदिग्ध परिस्थितियों में मारे जा चुके हैं। सरकारी दमन और इस्लामवादी हिंसा के चलते अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हर स्तर पर दबाव है, जिसकी रिपोर्टिंग स्थानीय मीडिया में अक्सर दबा दी जाती है और भारतीय मीडिया भी इसे न्यूज वैल्यू नहीं मानता। सीएए के विस्तार को बांग्लादेशी हिंदू समुदाय ने राहत की उम्मीद के तौर पर देखा है, क्योंकि ये उन्हें भारत में कानूनी रूप से रहने, शरण पाने और सुरक्षा का एक मौका देता है। एक्टिविस्ट रंजीत रॉय बताते हैं कि वहां के हिंदू समुदाय के लिए सीएए अब जीवन रक्षक बन गया है, खासकर जब हसीना सरकार के पतन के बाद अराजकता और हिंसा बढ़ गई। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का ऐतिहासिक और नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने पड़ोसी देशों के पीड़ित हिंदुओं को संरक्षण दे, जैसा कि लियाकत नेहरू समझौते के बाद तय हुआ था। हालांकि भारत में सीएए के विस्तार का राजनीतिक विरोध भी है। असम, बंगाल जैसे राज्यों में कई दलों ने जनसंख्या, भाषा और स्थानीय पहचान पर असर को लेकर इसका विरोध किया है। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए प्रत्यक्ष राहत, उम्मीद और सुरक्षा कहीं ज्यादा अहम है। लेख में साफ कहा गया है कि बांग्लादेश के हिंदू सशक्त नहीं बल्कि पूरी तरह असहाय हैं। उनकी आवाज दबाई जाती है और हिंसा का डर लगातार बना हुआ है। मीडिया और एक्टिविस्टों पर भी खतरा है। भारत में इस पर विचार बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन वहां के हिंदुओं के लिए सीएए अब उनका जीवन और पहचान बनाने का एकमात्र रास्ता है। संक्षेप में द प्रिंट का लेख बताता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत बहुत गंभीर है। सीएए का विस्तार उनके लिए उम्मीद का सबब है। अब ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो इन छूटे हुए भारतीयों को सुरक्षा और नया जीवन दे। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's